ठीक है, m1v1 प्लस m2v2 इज 0। ये किस केस में ट्रू होता है बताइए? अब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0, और शुरू में मोमेंटम 0 हो तो बाद में भी क्या रहेगा? बाद में भी 0 रहेगा। यस ऑन mn vn सब मिला के 0 होगा, है ना? if f external is 0, है ना? and initially system is at rest, पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट पे थे, है ना? किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो सबका मोमेंटम का सम कितना आएगा? 0 आएगा। v1 को यू कैन राइट डेल्टा r1 बाई डेल्टा टी प्लस m2, v2 को यू कैन राइट क्या? डेल्टा r2 बाई डेल्टा टी एंड सो ऑन, mn डेल्टा rn बाई डेल्टा टी 0। यहां से पता चलेगा ये हमारा फॉर्मूला गया। इसमें डेल्टा r1 क्या है बताइए आप? क्यों भाई सारे बच्चों को बताया डेल्टा r1 क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, है ना? और डेल्टा r2 क्या है? चेंज पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। और m1 m2 m3 के क्या है? मासेस। तो भाई अगर किसी सिस्टम पे, है ना, नेट फोर्स 0 है और उसके सारे पार्टिकल्स शुरू में रेस्ट पे हैं तो सेंटर मास कहाँ पे रहेगा? या रेस्ट पे रहेगा, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? फिर फिक्स हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपको बताता है कि अगर उस सिस्टम में, है ना, पार्टिकल्स चलना शुरू कर दें, सारे बच्चे ध्यान सुनिए, अगर किसी सिस्टम में सारे पार्टिकल्स कहाँ पे हैं? रेस्ट पे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। और वो चलना शुरू कर दें पार्टिकल्स किस फोर्स में? जो अंदर इंटरनल फोर्सेस हैं उसकी वजह से वॉक करना शुरू कर दें, तो ओवरऑल आपका जो सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स में क्या होगा बताइए? भाई पहले में चेंज आ गया, दूसरे में चेंज आ गया, सब में चेंज आ गया, बट ओवरऑल सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? चेंज नहीं करेगा। तो शायद आपको याद आ रहा हो इसमें प्लैंक वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक बंदा प्लैंक पे वॉक करके जा रहा है तो प्लैंक कहाँ गया? पीछे आ गया। एक बंदा बोट पे वॉक करके जा रहा है, बोट कहाँ गई? पीछे आ गई। इस तरह की इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, समझते हैं भाई? यार क्वेश्चन नहीं कराए थे मैंने, कौन से बता दिया था आपको शायद मैंने, है? वो वेलोसिटी वाले कराए थे क्वेश्चंस। दिव्यांश मुझे याद है मैंने वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम्स कराई थी, है ना? अभी देखो ये मैन है ना, और इस सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस। मैन का मास m है और प्लैंक का कितना है? कैपिटल M। ठीक है, ये मैन वॉक करके उधर पहुंच गया, कहां? लेफ्ट टू राइट। देखिए मैन वॉक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, man walks from left to right, finds shift in the position of the plank, finds shift in the position of plank। प्लैंक की पोजीशन में क्या शिफ्ट आएगी आपको ये बताना है। एक मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, है ना? अच्छा ये बताओ इसमें सारे रेस्ट पे हैं कि नहीं है? भाई प्लैंक कहाँ पे इनिशियली? रेस्ट पे। मैन कहाँ पे? रेस्ट पे। अब जब मैन वॉक करना शुरू करेगा, है ना, तो ये बताओ, और नीचे से फ्रिक्शन नहीं है यहाँ से, समझे? यहाँ से μ0 हो गया। तो पहले मुझे ये बताओ क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? कोई F एक्सटर्नल है? 0 है यार। देखो मैन के बीच में और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन होगा, होगा नहीं होगा? क्यों? यहां पे तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना, यहां पे जो फ्रिक्शन है ये प्रेजेंट है, ठीक है? लेकिन ये फोर्स कैसे काउंट करोगे आप? इंटरनल या एक्सटर्नल? ये फोर्स इंटरनल हो गया,
है ना। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होता है बताओ। इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग पार्टिकल्स को चलाएगी, मतलब मैन भी वॉक करेगा बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। किधर जाएगा मैन, आगे जाएगा बिकॉज ऑफ क्या, दिस फ्रिक्शन। और प्लैंक कहाँ होगा, पीछे आएगा बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। ये हमारा फोर्स इंटरनल हो गया। इंटरनल फोर्स की वजह से आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो मैन का और मास इसका प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास होगा, देखो प्लैंक का तो यहाँ होगा, होगा नहीं होगा, और मैन का यहाँ होगा, इन दोनों का मिला के कहाँ आएगा बताओ, कहीं बीच में होगा यार। तो होगा क्या पता है, मैन आगे जाएगा और प्लैंक क्या होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, समझे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो पूरा सिस्टम है ना, उसके डेल्टा आरसीएम में चेंज क्या है, जीरो। किस में, पूरे सिस्टम में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग क्या करेगा, अलग अलग चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि मैन के आगे जाने पे प्लैंक कितना पीछे आएगा। तो जैसे आपको प्रॉब्लम दिखती है, आप लिखेंगे m1 डेल्टा r1 प्लस क्या m2 डेल्टा r2 इस क्या जीरो। ये हमने पढ़ा है ना, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, है ना, यू कैन फाइंड कि कितना शिफ्ट आया है। चलो भाई मतलब सारे बच्चे बताएं व्हाट इज डेल्टा r1। ठीक है, तो मैन कितना वॉक करके गया आगे, बिल्कुल सही बोला आपने। जो यहाँ पे डेल्टा r1 होगा वो कितना होगा भाई, मैन l डिस्टेंस वॉक करके गया और प्लैंक कितना पीछे आ गया। एज्यूम कर लेते हैं कि प्लैंक x पीछे आ गया, जो कि हमें निकालना है। तो मैन कितना आगे करता है, ये सभी को समझ आ रहा है। मैन l डिस्टेंस किस पे गया, प्लैंक पे गया, और प्लैंक खुद कहाँ हो गया, कितना पीछे आ गया, x पीछे आ गया। तो मैन टोटल कितना आ गया, l माइनस एक्स। अच्छा, अब बात करते हैं डेल्टा r2। व्हाट इज डेल्टा r2। तो बताओ प्लैंक की पोजीशन क्या चेंज आया है, x आ गया पीछे, तो वे साइन रखोगे वैल्यूज। तो डेल्टा r2 कितना हो जाएगा, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे डेल्टा r2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ml/m+n। नोट करिए, देखो भाई ये मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने यहाँ पे मैन को क्या माना है, m1, और मैंने प्लैंक को क्या माना है, कैपिटल M, ठीक है। सुनो, इसको डायरेक्टली निकालना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो। देख लो भाई, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जितना एक पार्टिकल चलेगा, है ना, उसका मास इनटू क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर द प्लैंक अपॉन क्या, टोटल मास। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कब चलेगा बताओ, जब एक वॉक कर रहा हो दूसरा क्या हो, रेस्ट पे हो शुरू में, तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देखो अगर किसी सिस्टम में एक बंदा वॉक कर रहा हो, एक पार्टिकल चल रहा हो उस पे, है ना, और दूसरा कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो, तो जितना वो बंदा चलेगा प्लैंक के ऊपर, है ना, उसके मास को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करके अपॉन डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, m+m, ठीक है। हाँ चल नेक्स्ट है क्या, देखो ये प्लैंक है, इसका मास कितना है 100 kg, ठीक है। इसकी लेंथ ले लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर लंबा प्लैंक है। और कहाँ पे पड़ा है पता है, ये आइस पे रखा हुआ है, या तो लिखा होगा आइस पे पड़ा हुआ है, या लिखा होगा कहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस, दोनों बातें सेम है, ठीक है। एक बंदा यहां पे खड़ा है 60 kg का, और एक बंदा यहां पे खड़ा है 40 kg का, ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, ठीक है। मतलब ये बंदा वॉक करके कहां गया, इधर आ गया, और ये बंदा वॉक करके उधर चला गया, ठीक है। हाँ हाँ,
तो प्लैंक कहाँ जाएगा बताओ भाई, प्लैंक भी कहीं जाएगा, ठीक है, कहीं भी एज्यूम कर लिया करो, कोई लोड नहीं है, लेफ्ट राइट में पता नहीं भी कहाँ जाएगा, बट बेटर है कि आप उसको कहाँ ले लो, लेफ्ट ले लो, ठीक है, और उसको बोल दो कि कितना चल के गया -x, ठीक है। तो एक काम करिए, सारे बच्चे ट्राई करें एक बार और बताइए प्लैंक कितना मूव करेगा। फाइंड चेंज इन द पोजीशन ऑफ प्लैंक, फाइंड चेंज इन पोजीशन ऑफ प्लैंक। आपको बताना है प्लैंक कितना आगे चल के जाएगा। भाई 3 है ना, ये m1 अलग हो गया, इसको m2 मान लो यार, इसको क्या मान लो, m3 मान लो। फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3। बहुत इजी क्वेश्चन होता है यार ये। चलो m1 हमारा हो गया 60 kg, ठीक है, m2 हमारा हो गया 40 kg, और जो प्लैंक है m3 हमारा कितना हो गया 100 kg। ये हो गए इनके मासेस। और क्या एज्यूम करना पड़ेगा भाई, प्लैंक कितना गया तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, कितना एज्यूम कर लेते हैं कि प्लैंक जो है कितना पीछे चल के गया है, प्लैंक मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय डिस्टेंस x, ये मान लेते हैं। ठीक है, प्लैंक हमने कहा मान लिया कि x पीछे चला गया, ठीक है, मतलब मैंने डेल्टा r3 पहले एज्यूम कर लिया। डेल्टा r3 कितना होगा बताइए सारे बच्चे, नहीं डेल्टा r3 को मैंने क्या मान लिया, x पीछे ना, तो -x लिखोगे ना फिर यार इसको, फिर आगे मानते तो क्या लिखते हैं +x। समझ में आया तक? तो सबसे पहले आपने प्लैंक को बता देना है कि प्लैंक x पीछे चला गया, उसको क्या लिख दोगे -x, ठीक है। आयुषी बताओ डेल्टा r1 कितना आएगा। हाँ, जो 60 kg वाला बंदा है 10 - x, या तुम 10 मीटर आगे चल के गए ना, और प्लैंक कितना पीछे आ गया, x पीछे आ गया, कितना आगे गए आप, हम जब समझ आ रही है, बंदा कितना वॉक करके गया 10, प्लैंक कितना पीछे आया x, तो आप कितना आगे गए 10 - x। तो इस बंदे का जो ये वाला बंदा है, इसका जो डेल्टा r1 होगा वो कितना होगा बताइए आप, 10 - x, ठीक है। चलो 40 kg वाले बारे में क्या कहते हो। हाँ यार, ये प्लैंक पे कितना चल के गया, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया ना, हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि जो प्लैंक है वो कितना पीछे गया, तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया कितना पीछे गया, x पीछे गया, तो सबसे पहले आपको मान लेना है प्लैंक पीछे गया -x, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यूज देखो, तो ये बंदा कितना वॉक करके गया, 10 मीटर वॉक किया ना यार, और 10 मीटर वॉक करने में प्लैंक कितना पीछे आ गया x, तो आप कितना आगे गए टोटल 10 - x, ठीक है। चलो इसके बारे में क्या कहते हो, 40 kg वाले के बारे में क्या कहते हो यार, फिर साइन बातें करो, ऐसे मत बोलो, गड़बड़ी हो जाएगी। ये बंदा देखो 10 यहां चल के आया, समझ आ रही बात आपको, ये बंदा यहां से यहां वॉक करके आया 10, और इतने टाइम में प्लैंक भी कितना पीछे आ गया, तो मैन कितना टोटल चल के आया 10 + x, बट इन व्हाट डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो भाई आपको यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आप कैसे पुट करना है, विद साइन पुट करना है, ठीक है। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है कि डेल्टा r2 कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा डेल्टा r2 बताइए आप, 10 + x होगा। भाई समझ में आ गई सभी को बात, बहुत सिंपल सी बात है, 10 आप यहाँ है, प्लैंक x गया पीछे 10+, लेकिन क्या पुट करना पड़ेगा, पुट है माइनस साइन। चलो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 कर दो, बताओ क्या आएगा, 1 मीटर आ रहा है, ठीक है। प्लस या माइनस, मतलब हमारा कन्वेंशन सही है। मान लो यहाँ पे x अगर -1 आ जाता फिर क्या होता, हमने जो एज्यूम किया है उससे ऑपोजिट जा रहा होता। तो इसको सॉल्व करना है घर पे, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 को 0 पुट करिए। वो कहता है कि दोनों बंदे बीच में आ गए, तो क्या चेंज आता है बताओ। अगर दोनों बंदे, ऐसा बोलता है कि दोनों बीच में आके खड़े हो गए, अब बताओ क्या होता। तो जहां पे 10 था वहां क्या कर देते आप, 5 कर देते ना आप,
5 ये चल के गया, 5 ये चल के आया, समझे बात? समझ नहीं ना? ठीक है शिवकुमार, तुमने डाउट्स भेज रखे ना? क्यों? अभी बताते हैं डाउट्स, रुक जाओ। अच्छा देखो इधर देखिए भाई, इस पे 3 क्वेश्चन और बनते हैं। एक केस बनता है इंक्लाइंड प्लेन का। यहां पे स्मॉल एम है, यहां पे कैपिटल एम है, एंड दिस लेंथ इज एल। दिस लेंथ इज एल, है ना? इसको मैंने यहां से छोड़ दिया, किसको? ब्लॉक को छोड़ दिया, ठीक है? तो आपको बताना है कि फाइंड चेंज इन द पोजीशन ऑफ द wedge, find change in position of wedge when block reaches at bottom। तो भाई जब ये ब्लॉक बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा तो आपको बताना है कि प्लैंक, ये वेज, सॉरी प्लैंक बोल रहा हूं मैं, वेज कितना पीछे गया? नहीं नहीं, यहां पे थोड़ा चक्कर है। अच्छा ये बताओ यार, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स बताओ कोई है या नहीं है? पूरा सिस्टम बताओ। सारे बच्चे ढंग से, सिस्टम मतलब ये है ना? सिस्टम का मतलब होता है इनको बंद कर दो आपस में। बताओ, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। यार 2-3 एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, देख लो कौन सी बताओ? स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी और नॉर्मल एक्शन। 3 एक्सटर्नल फोर्सेज हैं किधर? लेकिन इन वाई डायरेक्शन। क्या एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? एक्स में नहीं है, पता है? अरे वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रही तुमको? कोई ऊपर नीचे फोर्सेस दिख रही हैं? इसका वेट नीचे लगेगा एम जी। हाँ, अरे वेट थोड़ा इंटरनल होता है, वेट तो तुमको अर्थ खींच रही है, थोड़ा इंटरनल होगा। वेट जो होता है तो एक्सटर्नल फोर्स वगैरह भाई। इंटरनल फोर्स कौन सा होता है? 2 ब्लॉक्स में स्प्रिंग लगी हो, 2 ब्लॉक्स में रस्सी लगी हो, 2 ब्लॉक्स में नॉर्मल एक्शन हो, इन सबको क्या बोलते हैं? इंटरनल बोलते हैं ना। 2 ब्लॉक्स में आपस में फ्रिक्शन लग रहा हो, अर्थ तो तुमको बाहर से खींच रही है ना, कोई बाहर खींच रहा है तुमको, तो उस फोर्स को क्या इंटरनल काउंट करोगे? एक्सटर्नल। हाँ, प्लैंक में, और यहाँ से नॉर्मल एक्शन आएगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन क्या करेगी? चेंज कर जाएगी, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो तुम्हारी पोजीशन क्या करेगी? आपको दिख ही रहा है वैसे भी यार। अभी बताओ, इन दोनों सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा? नहीं होगा। अरे प्लैंक का यहाँ होगा कहीं यार, सॉरी इस वेज का यहाँ पे होगा, इसका यहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास के बीच में आएगा, होगा। जब ये नीचे उतर आया तो बताओ क्या होगा? सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा यार। भाई एक बंदा यही है, सोचो, समझे? ये वेज का सेंटर मास तो वही हुआ जहां है, ये पहले ऊपर था फिर ये कहां गया? तो अब बताओ, अगर कोई बॉडी सिस्टम में नीचे उतर के आ जाए तो सेंटर मास कहां चला जाएगा? चलिए समझ में आएगी बात। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि वाई डायरेक्शन में सेंटर मास क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है? तो आप 2 तरह से बता सकते हो। क्या तो ऐसे बोल दो आप कि यार देखो ये मास यहां से यहां गया, तो सेंटर मास कहां गया? नीचे आ गया। या बोल दो कि देखो इतने सारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेज हैं? एम जी और नॉर्मल एक्शन, ठीक है? इससे सेंटर मास क्या कर गया? चेंज कर गया, कर गया। एक्स में बताओ कोई एक्सटर्नल फोर्स है? कोई फोर्स नहीं, देख लो एक्स में। यहां फ्रिक्शन गैप कर दिया मैंने, एम जी सब नीचे लग रहे हैं। जो नॉर्मल एक्शन आती है वो क्या काउंट होती है? वो तो इंटरनल काउंट होती है यार। स्प्रिंग का फोर्स, नॉर्मल एक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब कैसे फोर्स होते हैं? ये 2 बॉडीज के इंटरनल फोर्स होते हैं। तो यहां पे एक्स में कोई भी फोर्स नहीं है, समझे? इसका मतलब
इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है किधर, एक्स के अलॉन्ग वो चेंज नहीं, बस ये लिख लो शॉर्ट में, लिख लो देयर आर 3 एक्सटर्नल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, देयर आर 3 एक्सटर्नल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, so position of center of mass will change, there are 3 external forces along y direction, so position of center of mass will change along y, so position of center of mass will change along y. आ गया समझ में? कॉन्सेप्चुअल पूछ लेता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन एक्स में क्या सीन है भाई, क्यों? और एक्स में क्या चक्कर है, कोई फोर्स नहीं ना है, तो लिखिए एफ एक्सटर्नल इज 0 along एक्स एक्सिस, शॉर्ट में लिख लो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 along एक्स एक्सिस। सो डेल्टा आरसीएम इज 0, समझे? चलो अब क्या फॉर्मूला क्या बताइए, फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा, कौन सा, m1 और डेल्टा r1 प्लस क्या इज इक्वल टू क्या, लेकिन इस बार डेल्टा r1 डेल्टा r2 किधर होंगे, जो हमारे डेल्टा r1 डेल्टा r2 वो किधर होंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ता है किसको, चलो वेज को एज्यूम कर लेते हैं, वेज कितना पीछे गया, एक्स पीछे चला गया, चलो भाई, तो डेल्टा r1 कितना होगा बताइए, डेल्टा r1 नहीं है यार, मैं इसको डेल्टा r2 मान लेता हूँ, किसको, अच्छा चलो m1 मैंने इसको मान लिया, किसको, ब्लॉक को, ठीक है। m2 मैंने किसको मान लिया, वेज को मान लिया मैंने m2, वेज कितना पीछे गया, x मैंने एज्यूम कर लिया, तो बताइए डेल्टा r2 कितना आ गया, यार माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब सारे बच्चे मुझे बताएं कि डेल्टा r1 कितना होगा, देखो सिर्फ x की बात चल रही है, ओनली सारे बच्चे मुझे बताएं, सोच L cos थीटा माइनस एक्स, हमें सिर्फ x में देखना है ना यार। तो इधर देखो, अच्छा सुनो, जब ये पार्टिकल यहां से यहां उतर के आएगा, है ना, तो आप लोग मुझे ये बताओ ये इधर कितना गया, कितना गया, L cos थीटा गया ना यार, सबको समझ आ रही बात, ये डिस्टेंस L है तो ये कितनी होती है, L cos थीटा होती है, ये कितनी होती है, L sin थीटा। तो यार अगर ये प्लैंक रुका होता, मैं बार बार प्लैंक बोल रहा हूँ सॉरी, अगर ये वेज रुका होता तो ये यहाँ से यहाँ आने में x में यहाँ से यहाँ चला गया होता, समझ आ रही बात, कितना। लेकिन अब क्या हुआ बताओ, जब तुम L cos थीटा यहाँ से यहाँ आओगे L cos थीटा, उतने में ये कहाँ चला गया पीछे, तो अब बताओ क्या होगा तुम्हें। सारे बच्चे ध्यान से देख लें इसको, पहले मैंने वेज को रोक दिया है, समझ में आ रही है आपको बात, वेज रुका हुआ है, ये L डिस्टेंस चल के यहाँ आएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये L cos थीटा होगी, तो ये L cos थीटा x में चल के जाता। लेकिन अब क्या हुआ, अब वेज पीछे आ गया x, तो कितना आगे गए, L cos थीटा आगे गए आप, x में पीछे कितना आ गए x, तो कितना हो गया ये L cos थीटा माइनस एक्स, समझ गए। तो इसको सॉल्व कर लो और याद कर लो फॉर्मूला क्या होता था वैसे, ml/m प्लस m होता था फॉर्मूला। अभी बताया ना आपको कि सिस्टम में एक रुका हुआ है दूसरा चल रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनता था, ml/m प्लस m, बस यहाँ पे l के बेस पे क्या करता है, बस L cos थीटा आ गया, तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया ml cos थीटा बाई m प्लस m। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं मैं, m1 कितना था बोलो, m1 प्लस m था, डेल्टा r1 कितना था, प्लस m2 प्लस m था, ये कितना था 0, सॉल्व कर लो यार, ml cos थीटा माइनस mx, वही तो बता रहा था, तो डायरेक्ट फॉर्मूले तो लिख दिया था पहले मैंने। समझ गए, ये रॉड है, ठीक है,
प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। कहाँ पे रखिए? फ्रिक्शनलेस सरफेस रखिए, ठीक है। इसको छोड़ दिया है ना, तो ये बताओ जो रॉड का मिड पॉइंट है ना, जो रॉड का मिड पॉइंट है ये इधर जाएगा, है ना। वर्टिकल है, रॉड को छोड़ दिया, रॉड स्लिप कर गई, ठीक है। और एक रॉड को ग्राउंड पे खड़ा किया और ऐसा हल्का सा फोर्स मारा, हल्का सा, और ये रॉड क्या कर गई? नीचे गिर गई, ठीक है। तो बताओ ये जो इसका मिड पॉइंट है ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, या बीच में आएगा, या कैन नॉट डिटरमाइन। इसका मिड पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, या बिल्कुल यहां लैंड करेगा? बीच में आएगा। क्यों बीच में आएगा भाई? देखो एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नहीं है ना, तो क्या होगा? सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं करेगी। किधर? एक्स में। वाई में तो करेगा चेंज। क्यों करेगा वाई में चेंज? वाई में तो दो एक्सटर्नल फोर्स हैं। कौन? वेट और नॉर्मल एक्शन। तो वाई में सेंटर मास चेंज करेगा। कर ही रहा है, तुमको दिख रहा है यार कि पहले सेंटर मास यहाँ था, रॉड गिरेगी तो सेंटर मास कहाँ गया? चेंज ही करेगा। लेकिन अगर हम एक्स की बात करें तो क्या होगा पता है? थोड़ी बार रॉड ऐसे हो जाएगी, समझे आप? रॉड ऐसे हो जाएगी, समझे? सेंटर मास इसका नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, समझे? फिर थोड़ी देर बाद के रॉड, फिर रॉड ऐसे हो जाएगी, पता है? और सेंटर मास बिल्कुल नीचे गिरेगा, समझे? और फाइनली जब रॉड गिरेगी ना तो पता है क्या होगा? हाफ रॉड आपकी इधर होगी और हाफ इधर होगी, बिल्कुल, और सेंटर मास का बिल्कुल बीच में आएगा। समझ गए? तो बिल्कुल हाफ रॉड ऐसे गिरेगी, इसको नोट कर लिए। सेंटर मास की जो मोशन होगी हमेशा किधर होगा? ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए इस पे 2 क्वेश्चन और है, देखिए आप, आपको सीधे आंसर देना है, ठीक है? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, नो कैलकुलेशन नथिंग। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप फिगर देखते रहिए, मुझे डायरेक्टली आंसर दीजिए। ये वेज है जिसका मास कितना है? कैपिटल एम। यहां पे एक ऐसा कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। यहां पे मास को छोड़ दिया, ठीक है। जब ये बॉटम पे आएगा, यहां पे ये बॉटम पे आ गया, तो फाइंड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ वेज। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन और बनता है। ये रॉड हो गई, समझे? यहां पे एक रिंग है, रिंग का मास कितना है? स्मॉल एम, और इस रिंग से एक थ्रेड जा रहा है, और यहां पे कितना मास है? कैपिटल एम, ठीक है। रॉड कैसी है? फ्रिक्शनलेस, कहीं कोई फ्रिक्शन, कहीं कोई, सब स्मूथ है। यहां पे स्मूथ, सब कुछ स्मूथ है, यहां भी सब स्मूथ है, ठीक है। इसको ने छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको बताना है ये रिंग हो गई, ये मास हो गया। फाइंड शिफ्ट द पोजीशन ऑफ रिंग व्हेन कैपिटल एम इज एट लोएस्ट पॉइंट। जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, यहां पे ऐसे छोड़ देना आपने, समझ रहे हो आप? छोड़ोगे तो क्या होगा? ये नीचे आएगा, तो ये रिंग की पोजीशन में चेंज बताना है आपको। इसकी लेंथ देख लो L, और यहां का बताना है, जो स्मॉल एम बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज आएगा। सेकंड क्वेश्चन दोबारा बताऊं? ये रिंग है, रिंग कहां पड़ी हुई है? रॉड है, रॉड कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रॉड है, फिक्स्ड रॉड है, समझे? रॉड इज फिक्स्ड। यहां से थ्रेड से एक मास M यहां पे, इसको यहां से छोड़ दिया मास को पहले, तो मास कहां आएगा बताइए? नीचे आएगा। तो इस पर टेंशन किधर लगेगी? अरे इस पर थोड़ी देर बाद जब मास यहाँ आ जाए तो टेंशन ऐसे लगेगी ना, और टेंशन का कंपोनेंट क्या करेगा? इसको इधर खींच जाएगा, तो ये मास नीचे आएगा और रिंग कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। तो जब ये मास बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो आपको बताना रिंग कितना आगे चलेगी?
और यहाँ पे जब ये मास नीचे आएगा तो आपको बताना है वेज कितना पीछे चला गया। कि वैसे तो ये चल के यहां से यहां गया आया, लेकिन एक्स में कितना गया? अरे भाई ये एक्स में कितना आगे गया बताओगे आप मुझे? आर डिस्टेंस ही तो आगे गया होगा एक्स में, प्लैंक के ऊपर, मतलब वेज के ऊपर। फॉर्मूला बताया था कोई एम एल बाई प्लस हम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे यहाँ पे? वैसे दिखा दें सेंड एम आर बाई एम प्लस, हम डायरेक्टली लिख देते हैं फॉर्मूला रिजल्ट। ठीक है सर, 30 क्वेश्चन। तो दोनों ही अच्छे टेस्ट हैं। हाँ 35 है। ये दो सर, ये एक दिन और ले लेंगे किसी और दिन। ये दे दो सर ये फिलहाल। हाँ एम आर वाई प्लस एम आएगा। अच्छा एक सेकंड, इसमें बताओ क्या होगा, सुनो। इसमें कैपिटल एम कितना चल के आएगा बताओ नीचे? जब यहां पे आएगा तो आगे कितना चल के आएगा, है ना? तो यहां पे जो आपका आंसर बनेगा, हाँ यहां भी आपका आंसर क्या आएगा? यहां भी सेम आंसर आएगा क्या? अच्छा ये कैपिटल एम था इस बार यहां पे कैपिटल एम था, तो क्या आएगा आंसर? कैपिटल एम बाई, और सब कुछ एक्स में ही चलेगा। अरे R1 R2 सीधे R1 R2 कितना होगा बताओ? शॉर्टकट समझ आया पहले बताओ। शॉर्टकट में क्या बताया? जो चल रहा हो उसका मास ले लो, जितना इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है वो ले लो। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना चलाइए? R, ठीक है। हाँ मतलब कब, जब एक चल रहा हो और दूसरा क्या हो, दूसरा शुरू में रुका हुआ हो, एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब ये जब नीचे आएगा तो कितना चल के आएगा बताओ? जब ये ऐसे नीचे चल के आएगा यहाँ, तो एक्स में कितना चल के आएगा बताओ? टोटल तो ये चला, लेकिन एक्स में कितना चलेगा ये? भाई ये नीचे जब ऐसे आएगा तो ये डिस्टेंस आपकी एल हो जाएगी ना, एल चल के आया एक्स में। ये कितना क्या होगा एक्स? अगर आपको डेल्टा R1 से लिखना तो लिख लो यार। ये एक्स में कितना है बताओ पहले, और इसके बारे में क्या कहते हो? एक्स में कितना है? आर आया, वेज कहाँ गई, कितना पीछे गई एक्स, तो डेल्टा R1 कितना होगा बताइए स्मॉल एम के लिए? डेल्टा R2 कितना होगा बताइए? डेल्टा R2 कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। समझ गए? फॉर्मूला का तो यार सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहां पे आपको लिखना है तो बताओ